नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। अभी ये मौजूद है कांग्रेस दफ्तर में बिहार के, और यहाँ मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा। हम इनसे जानना चाहेंगे कि 94-24 का जो चुनाव आने जा रहा है, इसमें क्या स्थिति रहेगी और मौजूदा हालात को वो किस तरह से देखते हैं, जहाँ पर कि पूरी तरह से विपक्ष को मिटा देने पर आमदा ये सरकार अपने फासिस्ट कारनामों के चलते बदनाम हो रही है, जनता को हल्कान कर रही है और तमाम तरीके के हथकंडे अपना रही है। आइए हम सीधा उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं तमाम परिस्थितियों के बारे में और आगे के बारे में। विनोद जी, आपका स्वागत हमारी भूमि में है। जी, आप जानना चाहेंगे कि अभी जो आप मौजूदा परिस्थितियों को देख पा रहे हैं देश में, और अभी चुनाव होने जा रहा है, अभी संभवतः फरवरी में चुनाव होने की घोषणा होने जा रही है, तो इसको किस रूप में आप देख पा रहे हैं कि इस देश में किस तरह की चीज़ें चल रही है? देखिए, यह चुनाव निश्चित रूप से देश की दिशा और दशा तय करेगा, और अभी जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जो बना है उसके पक्ष में नज़र आ रहे हैं। आम जनता जनमानस का झुकाव इसकी तरफ तेजी से हो रहा है। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के सामने केवल वायदे किए, वादा खिलाफी किया, कोई भी वायदा सही रूप से पूरा नहीं हो सका, मूर्त रूप नहीं दे सका। आज महंगाई किस कदर है देश में, आज बेरोजगारी किस कदर है, अराजकता किस कदर है, तो सभी मुद्दों पर जो ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से लगा कि देश की जनता कहीं न कहीं से ठगा महसूस कर रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली से, उनके जो किए हुए कामों। हमारे पीछे गांधी जी मौजूद हैं, उनकी प्रतिमा स्थापित है, और इस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की नींव गांधी जी हैं। मुझे बताइए, गांधी जी के देश में ये क्या बदलाव आ गया कि एकाएक भाजपा जैसे फासिस्ट सत्ता में आ गई और कांग्रेस पिछड़ गई? देखिए, कहीं न कहीं से देश की जनता भ्रमित होकर के भाजपा को देश के सत्ता में लाने का काम किया। गांधी जी के विचारों से काफ़ी दूर है भाजपा, और ख़ास करके जब तक वाजपेयी जी थे तब तक सामान्य चल रहा था, लेकिन जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो निश्चित रूप से गांधी के सिद्धांतों को, पुराने हमारे जो शहीद रहे उनके किए हुए कार्यों को मिटाने का काम किया जा रहा है, उन पर लिपापोती की जा रही है। गांधी जी के हत्यारे को महिमा मंडित किया जा रहा है, उनकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं, तो कितनी गिरावट आई है देश की जनता देख रही है। आज गांधी जी के नाम पर पूरे विश्व में हमें सम्मान मिलता है। गांधी के किए हुए कार्यों को लोग आज भी पूरे विश्व में याद करते हैं। सत्य अहिंसा की लड़ाई जो लड़ी उन्होंने और जो देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसमें अग्रगणी भूमिका अदा की। और हमारे हजारों शहीद जो आज माने उसके आकांक्षी हैं, उनको ज़रूरत है उनके शहादत की, माने हम नमन करें, उनको याद करें, लेकिन सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। और कहीं न कहीं से जो शिक्षा में भी भारी व्यापक बदलाव किया जा रहा है, उसमें भी सिलेबस चेंज किए जा रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जो किए हुए कार्य हैं उसको हटाने का काम किया जा रहा है, और कहीं न कहीं से पूरे देश में एक तानाशाही का शासन चल रहा है, जिससे आम जनता काफ़ी नाराज है, आक्रोशित है। लेकिन कहीं कहीं भ्रम का शिकार होकर के मोदी जी के नेतृत्व में चली जाती है, उनको वोट देती है। लेकिन हमें लगता है कि निश्चित रूप से जो 24 का चुनाव होगा काफ़ी अहम होगा, और देश की जनता निर्णायक की स्थिति में है कि बदलाव जरूरी है। आपने कहा बदलाव जरूरी है, जनता में आक्रोश है और महंगाई बेरोजगारी है, ये एक बात हो सकती है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि महंगाई कितना भी बढ़ जाए मैं वोट मोदी को दूंगा, बेरोजगारी कहीं नहीं है, या तमाम तरीके की चीज़ें हो रही है। इन तरह चीज़ों को किस तरह देखते जाते हैं? देखिए, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि कुछ अंधभक्त हैं जो इस तरह का दुष्प्रचार फैलाते हैं कि मैं वोट दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भूखा मरूं, खाली पेट रहूं, मेरे बाल बच्चे सड़क पर कटोरा लेके घूमें। आज कितनी शर्म की बात है भारत के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री ताल ठोक के कहता है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को कि 80 करोड़ लोगों को आपने कटोरा थमा दिया। आज यही रोजगार के अवसर पैदा किए होते, कल कारखाने लगाए होते, तो आज इन्हें कटोरा लेकर के आपके सामने खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती, सरकार के राशन को नहीं पलते। क्या उनके पेट पालने से उनका जीवन चल जाएगा? उनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे? एक सवाल जो दिखता यहाँ पर है कि अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि गुजरात से और बल्कि पूरे देश से हजारों लोग
अमेरिका में घुसपैठ करते हुए अवैध तरीके से गिरफ्तार किए गए। मतलब भारत से लोग बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट अपना घर द्वार बेच करके अमेरिका जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं। तो इस तरह की घटनाओं किस तरह देखते हैं आप? देखिए, तो चिंता का विषय है ना। एक सरकार को देखना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि जब से वो ढिढोरा पीट रहे हैं कि भारत सबल हुआ है, मजबूत हुआ है, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सारी बातें उल्टी हो रही हैं। देश के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, लोगों को देश छोड़ना पड़ रहा है, कहीं रोजी रोजगार नहीं मिल रहे हैं, हमारे वैज्ञानिकों को विदेश जाना पड़ रहा है, हमारे जो अच्छे साहित्यकार हैं वो बाहर जाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी बेटियां जो आज गोल्ड मेडल जीती थी, उनको अपना अवार्ड लौटाना पड़ रहा है। दर्जनों खिलाड़ी पद्मश्री जिन्हें मिला था सड़कों पर रखकर चले जा रहे हैं कि ऐसी सरकार है जो माँ बहनों की रक्षा नहीं कर सकती है। मणिपुर की घटना, विश्व में कलंकित हुआ भारत, प्रधानमंत्री का चेहरा कलंकित हुआ, उसके बाद भी मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इस तरह की जो कारगुजारियाँ हो रही है ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कहीं न कहीं से सारी चीज़ों को जानबूझकर देश के ऊपर थोप रहे हैं, करवा रहे हैं, लोगों को शर्मिंदित कर रहे हैं। भाजपा का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, ये क्या मुक्त है और कितना क्या है? देखिए, कांग्रेस कोई मुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस भारत की आत्मा है। हर व्यक्ति, हर लोगों के घर घर में है, हर व्यक्ति के दिल में बसी हुई है। ठीक है, कुछ परिस्थितियां बनती हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं कहीं चुनाव हारी है, हमारी स्थिति अच्छी नहीं रही है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से वो भ्रम का शिकार हुए थे और वो लोग फिर वापस कांग्रेस की ओर आने लगे हैं। अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए, ठीक है, हमारी सीटें कम आई है, लेकिन हमें 10 लाख वोट ज़्यादा पड़े हैं। समझिए, जनता का झुकाव हमारी तरफ है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि कहीं न कहीं ईवीएम में घोटाले हुए हैं, कहीं उलटफेर हुए हैं, कहीं प्रशासनिक अराजकता हुई है, जिसके कारण हमारी हार हुई है। आज आप देखिए, हिंदू राज्य है हिमाचल, जहां 90% हिंदू आबादी रहती है, वहां कांग्रेस पार्टी जीतती है। तो समझिए कांग्रेस के प्रति कैसा झुकाव है। कर्नाटक, जहां बुरी तरह भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बजरंगबली का नारा लगा के वोट मांग रहे थे, लेकिन बजरंगबली की गदा उल्टी चली और धराशायी हुई भाजपा वहां बुरी तरह से। तो सभी जगह हमारी बढ़त हो रही है, जनता हमारे साथ आ रही है। भारत मुक्त तो भाजपा होने जा रही है। भाजपा होने जा रही है भारत मुक्त। मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी जो आपने चुनाव की बात कहा है, तो मैं आपको याद दिला दूं, अभी 150 सांसदों को निकाल के बाहर फेंक दिया गया और 3 कानून बनाए गए जो बिना किसी विपक्ष के, बिना किसी बहस के पारित हो गए। इसमें एक कानून यह भी था कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति की जाएगी फर्दर आगे, उसमें सीजीआई को बाहर कर दिया गया, प्रधानमंत्री विपक्ष कैबिनेट रहेंगे। तो आप ये बताइए, और अभी अभी चुनाव आयोग के सामने लगभग हजारों ऐसे मामले आए हैं जो कि शिकायतें दर्ज की गई है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप कैसे चुनाव लड़ेंगे जब चुनाव आयोग आपकी बात सुनने तक को तैयार नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता पर विश्वास करती है और जनता के सहारे हमने अंग्रेजों को मार भगाया है। तो समझिए, इतना बड़ा शासन था जिसका सूरज अस्त नहीं होता था, उसको कांग्रेस पार्टी ने खदेड़ा है जनता के विश्वास पर। तो उस विश्वास पर हमें पूरा विश्वास है। जनता जब जग जाएगी तो मोदी क्या, ऐसे ऐसे सैकड़ों मोदी को उखाड़ फेंकेगी और निश्चित रूप से वो समय आ गया है कि जनता हमारे साथ खड़ी है। निश्चित रूप से मोदी जी का जो कारनामे हैं देश के खिलाफ, जनता के खिलाफ जा रहे हैं, तानाशाही के रवैये सामने स्पष्ट हो रहे हैं। आज जो उन्होंने बिल लाने का काम किया है, निश्चित रूप से देश के साथ धोखा है, जनता के साथ धोखा है। वो चाहते हैं कि आगे चुनाव न हो, उसकी तैयारी वो कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जब मन बना लेगी तो मोदी जी को घर क्या, मने भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें फिर शरण दूसरे देशों में लेने पड़ेगी, क्योंकि भारत की जनता इतनी ताकतवर है कि कभी भी नीचे पीछे नहीं हटी है और जो तानाशाही लोग रहे उनको उखाड़ने का काम की है। और निश्चित रूप से जो आपने चर्चा किया कि प्रधानमंत्री की मंशा स्पष्ट है कि आगे चुनाव न हो, इस पर हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी इस बात रखी। सतपाल मलिक जी जो गवर्नर थे भाजपा के, उन्होंने भी कहा कि अगर इस बार मोदी जीतते हैं तो आगे नौबत नहीं आएगी चुनाव होने की, क्योंकि सारे नियम और कानून बदल करके ये पूरे कानून को अपने पॉकेट में रखेंगे और अपने हिसाब से देश और सरकार को चलाना चाहेंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि जनता इस बार मौका नहीं देगी, क्योंकि देख चुकी है कि ये व्यक्ति केवल झूठ बोलता है, केवल आडंबर पालता है। आज हमारे निश्चलानंद जगत गुरु शंकराचार्य पुरी के उन्होंने क्या कहा, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये सनातन धर्म की हत्या कर रहा है और ऐसा व्यक्ति दम्भी है, इसको अंत होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये आघात है
हमारी संस्कृति पर आघात है कि प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, वहाँ पर किसी धर्माचार्य को करना चाहिए था, किसी शंकराचार्य से करवाना चाहिए था, और अगर करना भी था तो जिसकी पत्नी हो उसके साथ हमारे संस्कृति में है, हमारे सनातन धर्म में है कि कोई काम, धार्मिक काम तभी पूरा अनुष्ठान होता है जब उसके बगल में उनकी पत्नी हो। तो किस हिसाब से वो इसका अनुष्ठान करने जा रहे हैं, देश की जनता इस बात को जानना चाहती है। आपने एक राम मंदिर का मुद्दा उठाया, हालांकि मैं फिर बाद में आऊँगा, अतः भी अभी मुझे एक जानकारी मिली है कि वकीलों का, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उन लोगों ने ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए। इस मांग से कितने सहमत हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से आज पूरे विश्व में ईवीएम को खारिज किया जा रहा है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, बड़े बड़े देशों में ईवीएम की प्रचलन बंद कर दी गई और डायरेक्ट वोटिंग हो रही है, बैलेट से वोटिंग हो रही है। तो निश्चित रूप से क्या आपत्ति है प्रधानमंत्री को, जब देश की सारी विपक्ष पार्टियां कह रही है, उनके दल के भी लोग कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है। बड़े बड़े जो विद्वान हैं, वकील हैं, अधिवक्ता हैं, जजेज हैं, वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर फिर से पुरानी परंपरा के साथ चुनाव हो ताकि निष्पक्षता बनी रहे। ईवीएम में छेड़छाड़ की पूरी गुंजाइश है और कई एक बड़े बड़े हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं उसने करके दिखाया है कि रिमोट से संचालित होता है जो ईवीएम है, और कहीं न कहीं से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है वोटों में। और लगता है कि अभी जो चुनाव हुए हैं 4 राज्यों में, कहीं न कहीं उसका असर दिखा है। छत्तीसगढ़ में किसी भी चैनल मीडिया ने या किसी को आशा नहीं थी कि कांग्रेस वहाँ हारेगी, लेकिन कांग्रेस हारी। तो निश्चित रूप से जांच का विषय है। जांच का विषय ईवीएम का मामला गंभीर है। मुझे आप एक चीज़ बताएंगे कि अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसके पहले ही एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि 22 जनवरी के ठीक पहले जो है, पहले ही जितने ही विपक्ष हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हैं या राहुल गांधी हों या आपको केजरीवाल हों, ममता बनर्जी हों, या तमाम तरह के जितने भी विपक्षी नेता हैं, इन लोगों को जेल के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, या इनको सीबीआई और ईडी का हमला किया जाने की बात आ रही सामने। इन कैसे निपटेंगे इस चीज़ों से? देखिए, कहीं न कहीं से भाजपा काफ़ी डरी हुई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं कि इस बार जनता विपक्ष के साथ खड़ी है और वो जानबूझकर दुष्प्रचार करने के लिए हमारे जो सहयोगी हैं, जो विपक्ष में लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, किसी बड़े पद पर हों, उनको फंसाने का काम कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे लाद रही है। ईडी और सीबीआई से जबरन दबाव दे करके, कहने के लिए स्वतंत्र एजेंसी है लेकिन कहीं स्वतंत्रता नहीं है। वो गृह मंत्रालय के अंदर में काम करता है, प्रधानमंत्री के अंदर में काम करता है। तो दबाव देकर बार बार लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, सम्मन देकर के उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करके केस चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से काफ़ी शर्मनाक है। क्योंकि ये पूरे विश्व स्तर पर जा रहा है कि भारत में एक तानाशाही व्यक्ति बैठा है जो किसी भी विपक्ष के लोगों को सुरक्षित नहीं रहने देना चाह रहा है। सबको चाहता है कि इनको जेल में बंद कर दें, गलत रूप से फंसा करके वो राज करे, लेकिन ये संभव नहीं है। मैंने अभी चर्चा किया कि भारत की जनता ने जिसका सूरज अस्त नहीं होता था, उस शासन को अंत किया है, तो इस शासन का भी अंत होगा, देर भले ही लेकिन दुरुस्त होगा। आपने अंग्रेज की बात है बार बार कहा है, अंग्रेज में एक मानवता था, उसके अंदर में एक डेमोक्रेसी प्रणाली थी। बीजेपी के अंदर डेमोक्रेसी प्रणाली नहीं है, ये किसी पर विश्वास नहीं करती, न्यायपालिका विश्वास नहीं करती है, चुनाव आयोग विश्वास नहीं करती है, किसी भी संस्थान पर, संविधान पर विश्वास नहीं करती है। तो ऐसे तत्वों से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है और जनता के सहारे काम करती है। अभी तक जनता के आशीर्वाद से राज किया पूरे देश पर, और निश्चित रूप से जन समर्थन हमारे साथ बनेगा। आने वाले दिनों में इसकी और बड़ी पकड़ बनेगी हमारी, क्योंकि मोदी जी लगातार जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं, जनता को भी दबाने का काम कर रहे हैं, विपक्षी दलों को दबाने का काम कर रहे हैं। पहली बार भारत में आपने सुना होगा कुछ वर्ष पूर्व कि सड़कों पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आ गए थे, न्याय मांग रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ था विचित्र हादसा कि सड़क पर आकर वो कह रहे थे हमें न्याय दीजिए। तो समझिए कि कहीं न कहीं से इशारा कहाँ था। वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री के इशारे पर पूरा देश चलता है और वो जैसे चाहता है घुमाता है, और जब तानाशाही शासक आता है तो सबको विचलित करता है। तो जब हमारी न्यायिक प्रक्रिया विचलित है तो देश का हर व्यक्ति विचलित है, और निश्चित रूप से इस विचलन में कहीं न कहीं क्रांति उभरेगी और इस तानाशाही शासक का अंत होगा। क्रांति उभरेगी। मेरा कहना है, अभी भाजपा ने राम मंदिर के नाम पर पूरे देश यात्रा निकाला है
और तमाम जगह पर हजारों टन प्रसाद वितरण या तमाम तरीके के जो होता है प्रक्रिया एक अपना रही है, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट कर रही है और तमाम तरीके से वो जो है पदयात्रा निकाल रही है। तो आपके पास इसके खिलाफ क्या है? देखिए, हम लोग सब लोग जितने लोग हैं राम के भक्त हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सबके दिलों में राम है, हर भारतीयों के दिलों में राम है। और निश्चित रूप से हम लोग आस्था के साथ, विश्वास के साथ पूजा करते हैं, हम लोग नाटक नहीं करते। भाजपा केवल नाटक और आडंबर कर रही है, एक दिखावा कर रही है कि राम के भक्त हैं। जब जमीन खरीद का मामला आया था तो आपने देखा होगा कि वहाँ खरीद में यही जो संस्थापक लोग हैं जो पूजा करवा रहे हैं, इन लोगों ने धोखाधड़ी की जमीन के नाम पर, करोड़ों रुपए खा गए जमीन के राम के नाम पर। अभी भी राम के नाम पर गलत रूप से पैसे अकाउंट खोल करके लिए जा रहे हैं। तो आप समझिए ये भक्त कैसे हैं कि राम को ही बेच रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा राम को बेच करके वोट लेना चाहती है, जिस बात से जनता वाकिफ हो चुकी है। और निश्चित रूप से जनता के विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और निश्चित रूप से इस शासक का अंत होगा, क्योंकि ये लोग राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये कोई श्रद्धा नहीं दिखा रहे हैं। ये लोग केवल जानते हैं कि राम का नाम बेचकर हम सत्ता में आए थे और फिर राम के नाम पर हम आने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। अगर सत्ता में आप आते हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है दोबारा लौटकर, तो मोदी सरकार ने जिस कर्ज को आपने 55 लाख करोड़ तक छोड़ा था, मोदी सरकार ने उसको 205 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। तो इन 205 लाख करोड़ के कर्ज को आप कैसे निपटाएंगे, कैसे निपटेंगे और आगे क्या करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने विद्वत जनों को, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को हमेशा तवज्जो दी है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मनमोहन सिंह जी को जब वित्त मंत्री बनाया था, याद कीजिए नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्हें पूरे विश्व में सबसे अच्छे अर्थशास्त्री और सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में प्राइज मिला था। और कांग्रेस पार्टी ने उसको सबक लेकर के देश का प्रधानमंत्री बनाया। अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, अमेरिका के बैंक बिक रहे थे, लेकिन आदरणीय मनमोहन सिंह की पॉलिसी के कारण भारत का एक भी बैंक नहीं बंद हुआ, न बिका। और निश्चित रूप से हम पीछे से फिर मजबूत हुए और वही नरसिम्हा राव जी के समय, राजीव गांधी जी के समय जो अर्थव्यवस्था मजबूती शुरू हुई, मनमोहन सिंह ने उसको बहुत मजबूती के साथ लाने का काम किया, जिससे आज भी हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। लेकिन जब मौका मिला नरेंद्र मोदी जी, तो आज खून चूस रहे हैं हर भारतीयों का। जो हमने 55 लाख छोड़ा था कर्ज एक व्यक्ति पर, आज वो देश पर 55 लाख करोड़ का। हाँ, अब 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज आ गया है, तो पर व्यक्ति पर भी तो पड़ेगा। पर व्यक्ति पर भी वो कर्ज गिर रहा है बहुत बड़ी संख्या में। और निश्चित रूप से हर भारतीय गरीब हो जा रहे हैं। अडानी और अंबानी और कुछ उद्योगपति को छोड़कर भारत का हर व्यक्ति कर्ज में डूबा है। वो गरीबी की मार झेल रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है। दिखाने के लिए वो कटोरा थमा रहे हैं। अगर मौका मिला तो 125 करोड़, अगली बार नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो 125 करोड़ से ऊपर लोग कटोरा लेकर सड़कों पर खड़े रहेंगे, सड़कों पर खड़े रहे। लंबे समय से देश में एक पार्लियामेंट था जिसमें कि सरकार बनी, अंग्रेज के दौर में भी, उसके बाद में भी जवाहरलाल नेहरू के, इंदिरा गांधी के खून से सनी हुई ये संसद रही है। इसके विकल्प में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया संसद सेंट्रल विस्टा करके बनाया सुरक्षा के नाम पर, और फिर भी वहाँ पर स्मॉक फायरिंग भगत सिंह के समर्थक अनुयायी करने लगे। तो इसकी क्या ज़रूरत थी देश को ये सेंट्रल विस्टा का, और कितनी सुरक्षा रह पाई इस सेंट्रल विस्टा की? देखिए, देश के इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना हुई कि कोई व्यक्ति संसद में घुस जाए। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने देश के जो अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने का काम किया है, हमारे जनता की पैसे का दुरुपयोग करने के काम किया। अभी जो हमारी वर्तमान पुरानी संसद है, आज इस नई संसद से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा अच्छी है, और अभी इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि लेकिन इनको खुद ही एक अपना नाम टंगवाने का पुराना एक इनको कहिए कि आदत है, तो उसके हिसाब से इन्होंने सेंट्रल विस्टा को बनवाने का काम किया अपने नाम को उसमें गढ़ने के लिए। और देखा गया तो वहाँ राष्ट्रपति के माध्यम से उसका उद्घाटन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, क्योंकि वो खुद पर ही चाहते हैं कि सारा फोकस हो, सारी माने जो भी है काम हो उन्हीं के मत्थे मढ़ा जाए, उन्हीं के नाम से जाना जाए। तो उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया। और दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से वो जो म्यूजियम में रखा हुआ था सिंगोर राजतंत्र का जो रोहतक था, उसको स्थापित करके खुद राजा के रूप में अपने को पेश करने का काम किया।
और जो सुरक्षा चूक हुई है उस पर आज तक न प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया संसद में और न गृह मंत्री ने। हमारे सांसद बार बार मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री पहले भी बयान दिए हैं। आदरणीय वाजपेयी जी के समय भी इस तरह की घटना हुई थी, संसद में प्रयास किए थे आतंकी घुसने का, जो मार गिराए गए। लेकिन पहली बार कुछ युवक भाजपा सांसद के पास पर लोकसभा के अंदर घुस गए, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उनके पास जहरीली गैस होती तो क्या हाल होता उस संसद का, कोई भी सांसद नहीं बचता। लेकिन अपनी गलती को मानने के लिए आज भी केंद्र सरकार तैयार नहीं है। अमित शाह जी, मोदी जी तैयार नहीं है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था अमित शाह के हाथ में है। जो दिल्ली में अगर वो पकड़े जाते बाहर में उस तरह के युवक जो बेरोजगारी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो निश्चित रूप से आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती लोकसभा में, और जो हमारा विस्टा भवन है वो कलंकित नहीं होता। एक सवाल जो उठता है अक्सर, वो ये उठता है कि एक तो आपने सेंट्रल विस्टा के उदाहरण में सेंगोल का स्थापना किया, जो राजतंत्र का द्योतक है। हाँ। दूसरा चीज़ था ये कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, एक तो महिला हैं, दूसरा आदिवासी हैं, तीसरी विधवा है। इस कारण इनको नहीं बुलाया गया अपशगुन कह करके। इससे कितना सहमत लगते हैं आपको? देखिए, राष्ट्रपति का पद बहुत निर्विवाद होता है, लेकिन अगर वैसी बात है, अपशगुन थी, तो प्रधानमंत्री फिर कैसे कर रहे हैं? राम जी की मूर्ति का प्रतिष्ठापन, उनको बैठाने का काम कैसे करेंगे? ये भी तो पत्नी के साथ नहीं जा रहे हैं। जो हमारे जगत गुरु आदरणीय शंकराचार्य जी ने इस बात को उठाया है कि इसमें भूत प्रेत वास करेंगे, इस तरह का अगर काम होता है तो देश के विनाश का कारक होगा, और वैसे राजा को रहने का अधिकार नहीं है। मेरा एक सवाल और रहेगा आपको कि अभी जो सरकार चल रही है और इंडिया गठबंधन चुनाव में आने जा रही है, इंडिया गठबंधन के अंदर बहुत सारे अंतर्विरोध चल रहे हैं, बहुत सारे तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो इन आरोप प्रत्यारोपों को अंतर्विरोध किस तरह झेलेगी पार्टी? देखिए, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रही है। एक बड़ा समूह है, परिवार में भी किसी बात पर मतभेद होता है, मनभेद हमारे बीच में नहीं है। हम लोग का लक्ष्य एक है कि इस तानाशाही शासन का अंत, अहंकारी शासन का अंत। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी भी अभी न्याय यात्रा निकाले हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और निश्चित रूप से जन समर्थन, जन सैलाब उमड़ रहा है। उस समय देखे थे कि किस तरह से बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, बच्चे हो, किसान हो, मजदूर हो, सब लोग उनके साथ थे, और आज भी वो संख्या और बढ़ेगी। और निश्चित रूप से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि अहंकारी शासन का अंत करना है। आदरणीय शरद पवार जी, ममता दीदी, चाहे जो भी हो, चंद्रबाबू नायडू से लेकर सारे लोग चाहते हैं कि अहंकारी शासन का अंत हो। उद्धव ठाकरे जी चाहते हैं। तो सब लोग एक हैं, और उस मुद्दे पर हम एक रहेंगे। कहीं कोई हमें मनभेद नहीं है, हम मतभेद को दूर कर लेंगे। सीटों के जो बंटवारे की बात है, आम सहमति से होगी, और आने वाले दिनों में देखें कि बहुत जल्द ही सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, मोदी जी ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन करार दिया है, इसको कितना देखते हैं, किसमें देखते हैं? देखिए, मोदी जी के बोलने पर आज़ादी है। प्रधानमंत्री किसी को गालियां दे सकते हैं। हमारे आदरणीय नेता सोनिया गांधी को गाली दी, खड़गे साहब सबको गाली देते रहे हैं। लेकिन कितने बड़े पाखंडी है देश की जनता देख रही है। किस तरह से वो लोटा में जल चढ़ाते हैं भगवान को, उससे पानी नहीं गिरता है, सारा दुनिया देख रहा है। दाढ़ी बनाने के लिए करोड़ों रुपए, और बाल और अपना ड्रेसअप के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। केवल अपने पार्टी के अंदर भी सबको उन्होंने साइड कर दिया। जो अच्छे नेता थे, आडवाणी जी हों चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, जो लोग उनको बढ़ाने का काम किया, किस तरह से इस घमंडी व्यक्ति ने उनको साइड करने का काम किया। तो जो आदमी खुद घमंडिया है, वो दूसरे को क्या पाखंडिया है, क्या घमंडिया कहेगा? वो तो खुद पाखंडी है, और पाखंड के बल पर आज तक टिके हुए हैं। लेकिन जनता पाखंडियों को बहुत समय तक नहीं झेलती है, अब उनका अंत आ चुका है। शुक्रिया आपका चश्मा देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के बिहार राज्य प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा। मोदी जी के तमाम अहंकार, पाखंड, आडंबर का भंडाफोड़ हो चुका है। जनता जाग रही है, इंडिया गठबंधन मजबूत है, सत्ता पर अवश्य रूप में काबिज होगी। नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के झुंझुने के खिलाफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा का फिर से शुभारंभ किया है। संभवतः यह उनका जवाब है भाजपा के इन पाखंडों का। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। आप अगर मेरे चैनल में आए हैं
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन तथ्यों पर विचार करें।